सम्मानित मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान बाबूलाल जी सर, एसोसिएट प्रोफेसर एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान, परम पूज्य एवं स्नेहमयी मेरी शोध निदेशिका डॉक्टर हिमा गुप्ता मैडम, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से पधारे हुए समस्त गुरुजन, राजकीय कन्या महाविद्यालय से पधारे हुए मेरे स्टाफ साथी डॉक्टर हेमराज जी सर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत गणों का मैं सत्कार की थाली में कुमकुम सी आस्था, प्रेम का पुष्प और अक्षत सा समर्पण लेकर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। आज मैं इस मंच पर पहुंची हूँ वह आप सभी के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। आज मैं इस शोध प्रबंध को प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है रामायण एवं महाभारत पर आधारित नाटकों में स्त्री विमर्श, एक समीक्षात्मक अध्ययन। यह कोटा विश्वविद्यालय कोटा के कला संकाय के संस्कृत विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसको शोधार्थी मणिलता कचानोट ने शोध पर्यवेक्षक डॉक्टर हिमा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के निर्देशन में तैयार किया है। मेरा जो शोध प्रबंध है उसका शीर्षक रामायण एवं महाभारत पर आधारित नाटकों में स्त्री विमर्श, एक समीक्षात्मक अध्ययन है। सबसे पहले शोध प्रबंध में भूमिका दी गई है, जिसमें आदि कवि वाल्मीकि रामायण तथा महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत उपजीव्य महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। जो कि मैंने प्रस्तुत जो शोध प्रबंध है लिया है, महाभारत और रामायण, ये दोनों ही जो काव्य हैं महाभारत, ये उपजीव्य महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। इनकी कथा वस्तु के केंद्र में स्त्री सम्मान की रक्षा तथा स्त्री अपमान के प्रतिकार के लिए दो भीषण युद्ध हुए हैं। रामायण का केंद्र सीता है तथा महाभारत का केंद्र द्रौपदी है। इनकी पृष्ठभूमि में अवांतरकालीन महाकवियों ने महान साहित्य की रचना की, जिसमें गद्य, पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका, नाटक आदि हैं। परंतु प्रस्तुत शोध प्रबंध में रामायण एवं महाभारत पर आधारित नाटकों का अध्ययन किया गया है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से नाटकों को प्रस्तुत शोध का आधार बनाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि किसी भी विधा में नाटक ही वह विधा है जिनमें कानों के साथ साथ नेत्र भी कार्य करते हैं, जिसमें दर्शकों के समक्ष अभिनय की हुई घटना साक्षात की भांति घटित होती दिखाई देती है। अतः प्राचीन कवियों के पास अपनी बात कहने के लिए, समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रांकन करने के लिए नाटक से मनोरंजन कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। तत्कालीन समाज की इसी यथार्थ स्थिति का अवलोकन करने के लिए मैंने नाटकों को शोध करने के लिए चुना। वैदिक काल से ही नारियों का महत्व होने के पश्चात भी आधुनिक समय में पुरुष पात्रों पर ही लेखकों का अधिक ध्यान रहा है। स्वयं वेद में ऋषियों के नाम, उनकी ऋचाएं, देवताओं का स्वरूप आदि ही प्रमुख रूप से रहे हैं। ऋषिकाओं और देवियों आदि पर लेखकों और आलोचकों का बहुत कम ध्यान गया है। नाटकों और नाटिकाओं के अध्ययन से यह तथ्य उभर कर आता है कि नायक की अपेक्षा नायिका एक कम महत्व के पात्र के रूप में अवतरित हुई है। समाज की आधी आबादी होने के पश्चात भी स्त्री को इतना सम्मान व अधिकार नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए। इसलिए स्त्रियों पर विमर्श के माध्यम से स्त्री जाति को उसकी प्राचीन परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वर्तमान समय में उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रस्तुत शोध को लिखने का प्रयास किया गया है। अब है शोध प्रबंध के उद्देश्य। स्त्री विमर्श की अवधारणा तथा उससे संबंध विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करते हुए यह तथ्य सामने आया है कि तत्कालीन स्त्री का समाज में सम्मान था, तथापि पुरुष संरक्षण की उसे सदैव अपेक्षा थी।
गृहिणी थी। वह पति एवं परिवार की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, किंतु वर्तमान समय में स्त्री की उक्त स्थिति में किंचित परिवर्तन आया है। वर्तमान में पुरुष संरक्षण से भिन्न उसे अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। वह संपत्ति अर्जित कर सकती है, आर्थिक रूप से सक्षम है, उसका कार्य केवल सेवा नहीं रह गया है। यद्यपि स्त्री के इस परिवर्तित रूप से भारतीय परिवार और समाज में क्षरण भी हुआ है, तथापि स्त्री को पहले से अधिक अधिकार एवं महत्व प्राप्त हुए हैं। जहाँ भी राज्य एवं दंड विधान में किंचित भी निर्बलता आई है, वहाँ स्त्री जीवन की व्यथा, वेदना, संघर्ष, महिला उत्पीड़न एवं अपराधों के प्रति वृद्धि हुई है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में स्त्री जीवन की दुर्लभता, चरित्र की श्रेष्ठता, सामंजस्य की भावना का मूल्यांकन कर स्त्री की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशिष्टताओं को आधुनिक समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के योगदान एवं भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का अवदान प्रस्तुत किया गया है। पवित्र प्रेम एवं आदर्श दाम्पत्य की प्रेरणा को प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों के समर्पण, त्याग एवं सहनशीलता को प्रतिबिंबित कर आदर्श माता, आदर्श पुत्री, आदर्श सखी, आदर्श स्त्रीत्व के गुणों की स्थापना की गई है। मैंने मेरे शोध प्रबंध का विभाजन 7 अध्याय में किया है, जिनमें से पहला अध्याय विषय प्रवेश है। इस अध्याय को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है, जिनमें पहला पॉइंट है रामायण एवं प्रमुख संस्कृत नाटक। इसमें रामायण का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रमुख नाटकों का संक्षिप्त में परिचय दिया गया है एवं इनकी समय सीमा निर्धारित की गई है। इनमें मैंने रामायण पर आधारित 9 नाटकों को लिया है, जिनमें से भास के अभिषेक नाटक व प्रतिमा नाटक, भभूति का उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, मुरारी का अनर्घ राघव, हनुमान का हनुमान नाटक, राजशेखर की बाल रामायण, दिग नाम की कुंदमाला और जयदेव का प्रसन्न राघव नाटक लिया गया है। दूसरा बिंदु है महाभारत एवं प्रमुख संस्कृत नाटक। इनमें भी सबसे पहले भास को लिया गया है, जो कि पंचम शती या चतुर्थ शती बीसी पूर्व के नाटककार माने जाते हैं। इनकी 6 नाटकों को लिया गया है। कर्णभार, भूत घटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, दूतवाक्य। इसके बाद कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया है, जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के नाटककार हैं। इसके बाद नारायण भट्ट की वैणी संहार, जो कि 675 ईस्वी के नाटककार माने जाते हैं, और राजशेखर का बाल भारत नाटक लिया है, जो कि 10वीं शती के पूर्वार्ध के माने जाते हैं। इसके बाद मेरे नाटक की जो तृतीय बिंदु है वो संस्कृत नाटक की विशेषताएं हैं। इसमें मैंने संस्कृत नाटकों की विशेषताओं का वर्णन किया है। भारतीय विद्वान संस्कृत रूपकों की विशेषताओं का वर्णन 3 रूपकों, 3 भेदकों कथावस्तु, नेता और नायक, कथावस्तु, नेता या नायक और रस के आधार पर करते हैं। कथावस्तु की दृष्टि से संस्कृत नाटकों का कथानक 2 प्रकार का होता है। मूल रूप से कही कथा आधिकारिक व मूल कथा के साथ साथ चलने वाली कथा प्रासंगिक कथा कहलाती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला व दुष्यंत की कथावस्तु आधिकारिक कथा की श्रेणी में आती है, और षष्ठ अंक की धीवर की कथा तथा चतुर्थ अंक की दुर्वासा शाप की घटना प्रसंगवश कथा वस्तु के विकास के लिए कही गई है, जो कि प्रासंगिक कथा की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण उत्तर रामचरितम में मूल कथा राम के उत्तर चरित्र का वर्णन है तथा लवणासुर के उत्पात की प्रासंगिक कथा की सूचना प्रथम अंक में और अंतिम अंक में एक वाक्य में शत्रुघ्न विजय की सूचना दे दी गई है। और एक अन्य शंभुवध की प्रासंगिक कथा को भभूति में राम को पंचवटी में पहुंचाकर आधिकारिक कथा वस्तु की सहायक बना दिया है। संस्कृत नाटकों का कथानक प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र 3 प्रकार का होता है। जहाँ इतिहास प्रसिद्ध कथानक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रख्यात कवि की
कल्पना पर आधारित उत्पादित तथा दोनों के मिश्रण से बनने वाली कथा वस्तु मिश्र कहलाती है। कथा वस्तु की दृष्टि से प्रस्तुत शोध के सभी नाटकों में इतिहास प्रसिद्ध कथानक का प्रयोग किया गया है। उत्पादित कथा वस्तु का इन नाटकों में प्रयोग नहीं किया गया है। मिश्र कथा वस्तु का उदाहरण मध्यम व्यायोग नाटक को लिया जा सकता है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों को लेकर भास ने अपनी कल्पना के ताने बाने से मध्यम व्यायोग नाटक की कथा वस्तु का कलेवर तैयार किया है। संस्कृत रूपकों में विभिन्न अनुचित, असभ्य, अशिष्ट, अशुभ दृश्य वर्जित माने गए हैं, यथा अग्नि ज्वलन, युद्ध, मृत्यु, भोजन, शापदान आदि का रंगमंच पर मंचन वर्जित माना गया है। संस्कृत रूपकों में नायक 4 प्रकार की विशेषताओं के आधार पर धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत आदि 4 प्रकार का होता है। इनमें से प्रस्तुत शोध प्रबंध के नाटकों के नायकों को धीरोदात्त व धीरोद्धत श्रेणी का नायक माना जाता है। जिनमें से राम व दुष्यंत को धीरोदात्त और भीम को धीरोद्धत नाटक की नायक की श्रेणी में रखा जा सकता है। संस्कृत नाटक रस प्रधान होते हैं। नाटकों में अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस, करुण रस व वीर रस का प्रयोग किया जाता है। अन्य रस अंग रस के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान, उत्तर रामचरितम, कुंदमाला, उरुभंग, भूत घटोत्कच करुण रस प्रधान और पैणी सहार वीर रस प्रधान नाटक की श्रेणी में आते हैं। अब अगले बिंदु में स्त्री विमर्श का अर्थ एवं परिभाषा दी गई है। इसमें स्त्री विमर्श का अर्थ बताया गया है कि स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों की समाज में स्त्री का सही आकलन करना ही स्त्री विमर्श है। उनकी मानसिकता, दृष्टि, संस्कार और वैचारिक प्रतिबद्धता को समग्रता से समझना स्त्री विमर्श है। प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल ने अपने हिंदी विमर्श, स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि नामक अपनी कृति में कहती हैं कि स्त्री को केंद्र में रखकर समाज, संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का निरीक्षण करते हुए स्त्री की स्थिति पर मानवीय दृष्टि से विचार करने की अनवरत जो प्रक्रिया है वह स्त्री विमर्श है। प्रोफेसर गिरीश रस्तोगी स्त्री विमर्श विविध पहलू में हिंदी स्त्री विमर्श को बहस का नहीं अपितु जागृति का विषय मानते हैं। इसके बाद अगले बिंदु में विषय का महत्व एवं उपयोगिता दी गई है कि रामायण एवं महाभारत एवं मध्यकालीन भारत के साहित्य के केंद्र में स्त्री होने के पश्चात भी पुरुष पात्रों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि नाटकों की भाषा में नायिका सहित सभी स्त्री पात्रों को अधम कोटि का मानकर उनसे प्राकृत व्यवहार करवाया गया है, जबकि पुरुष पात्रों को उच्च पात्र मानकर संस्कृत में व्यवहार करवाया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में स्त्री जीवन की कठिनाइयों, ज्ञान, चरित्र आदि का अध्ययन कर स्त्री के अनेक पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य धारा में इसके समस्त अंगों का साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक, लोक दर्शन इत्यादि अध्ययन प्रभुत मात्रा में हुआ है। किंतु रामायण एवं महाभारत सहित मध्यकालीन नाटकों तक स्त्री पात्रों के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन कवि और समाज की दृष्टि का और उसके आधार पर स्त्री की दशा और दिशा का मूल्यांकन नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत शोध में मुक्त का अध्ययन करते हुए स्त्री के विभिन्न पक्षों को वर्तमान परिस्थिति में रेखांकित किया गया है। शोध प्रबंध का द्वितीय अध्याय अध्ययन नाटकों की कथा वस्तु, उपजीव्य से भिन्नता एवं युगीन प्रभाव है। इस अध्याय का 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला है रामायण पर आधारित प्रमुख नाटक। अध्याय के इस बिंदु में रामायण पर आधारित नाटकों की कथा वस्तु का संक्षिप्त में विवेचन किया गया है। यह सभी नाटक राम कथा पर आधारित हैं। कहीं राम के पूर्व चरित्र का वर्णन मिलता है, कहीं राम के उत्तर चरित्र का। जैसे उत्तर रामचरित एवं कुंदमाला नाटक में राम के उत्तर चरित्र अर्थात सीता परित्याग एवं उसके बाद की कथा वस्तु का चित्रांकन किया गया है। शेष नाटक राम के पूर्व चरित्र से संबंधित है। इसके बाद महाभारत पर आधारित प्रमुख संस्कृत नाटक में
महाभारत पर आधारित नाटक किसी विशिष्ट घटना अथवा किसी विशेष पर्व को उपजीवी बनाकर लिखे गए हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान को आधार बनाकर लिखा गया है। वेणी सहार द्रौपदी के अपमान व भीम द्वारा वेणी संयमन को आधार बनाया है। बाल भारत आदि पर्व में स्वयंवर, बाल भारत नाटक में 2 अंक हैं, जिनमें से पहला स्वयंवर जो पर्व स्वयंवर सभा का वर्णन है, जो स्वयंवर पर्व को आधार बनाया है, और धूत पर्व जो द्वितीय अध्याय में है उसको सभा पर्व में धूत पर्व को आधार बना के लिखा गया है। धूत घटोत्कच नाटक में अभिमन्यु के वध के पश्चात घटोत्कच के दौत्य कर्म का चित्रांकन किया गया है, जिसमें द्रोण पर्व के अभिमन्यु पर्व को आधार बनाया गया है। पंचरात्र नाटक में विराट पर्व के गोहरण पर्व एवं वैवाहिक पर्व को आधार बनाया है। कर्णभार एकांकी में कर्ण के दान का वर्णन है, जो कि वन पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व, कर्ण पर्व में यथा स्थान पर कथानक से वहां से लिया गया है। उरुभंग नाटक है जो भीम के द्वारा दुर्योधन की जटा भंग करने के घटना को आधार बनाकर लिखा गया है, जो कि शल्य पर्व के गदा पर्व में लिखित है। द्वितीय वाक्य में श्री कृष्ण के दौत्य कर्म का वर्णन है, जो कि उद्योग पर्व में भगवत ध्यान पर्व को आधार बनाकर लिखा गया है। मध्यम न्यायोग ब्राह्मण परिवार की रक्षा आदि ये हिडिंब वध पर्व में आधार बनाकर लिखा गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अध्ययन नाटकों की उपजीवी से भिन्नता। जब किसी साहित्य की रचना की जाती है तो किसी न किसी उपजीवी काव्य को आधार बनाकर की जाती है। उपजीवी काव्यों की कथावस्तु के आधार पर कवि या नाटककार अपने युग की घटनाओं से प्रभावित होकर अथवा कथावस्तु को अपने नाटक के अनुकूल बनाने हेतु अथवा नायक या नायिका के चरित्र को उत्कर्ष बनाने हेतु कुछ घटनाओं में परिवर्तन कर देता है। इन परिवर्तनों को अध्याय के इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है। उदाहरण स्वरूप उत्तर रामचरितम एवं कुंदमाला द्वारा राम द्वारा सीता पुनर्ग्रहण की घटना को लिया गया है। इस घटना के द्वारा कवि ने स्त्री सम्मान की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम है जो दुर्वासा शाप की घटना है। इसमें इस परिवर्तन के द्वारा नायक के चरित्र उत्कर्ष में सहायता मिलती है। और बाल रामायण में दशरथ व कैकेयी को राम वनवास से मुक्ति दिलाने वाली घटना है। इससे दशरथ व कैकेयी को राम वनवास के समय अनुपस्थित बताकर त्रिविष्टप में होना बताया गया है। इस घटना का उद्देश्य यही है कि राम को वनवास के दोष से मुक्ति दिलाना। इसके बाद तृतीय बिंदु है अध्ययन नाटक एवं युगीन प्रभाव। रामायण एवं महाभारत की कथाओं के माध्यम से नाटकों के कवियों ने तत्कालीन समाज और मानसिक संवेदनाओं को अपने काव्य कौशल से चित्रित किया है। उनके इस चित्रण से तत्कालीन समाज की दशा और दिशा का ज्ञान होता है। रामायण एवं महाभारत का नाटककालीन युग पर विशेष प्रभाव पड़ा। इससे नाटककार रामायण एवं महाभारत की घटना से प्रभावित हुआ तथा अपने नाटकों में उसने इन घटनाओं को जिस प्रकार चित्रित किया उसी का इस बिंदु में वर्णन किया गया है। उदाहरण स्वरूप सीता परित्याग की घटना से भभूति का मन इतना व्यथित हो गया जिससे उन्होंने अपने नाटक में इस घटना में परिवर्तन कर गंगा तट पर जन समुदाय के समक्ष सीता को शुद्ध प्रमाणित करवाया है। दूसरा उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला प्रत्याख्यान का दिया जा सकता है, जहां महाभारत के शकुंतला विषयक प्रकरण को पढ़कर कालिदास को लगा कि दुष्यंत ने अपनी पत्नी से जो व्यवहार किया वह उसे कदापि नहीं करना चाहिए और शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह के लिए अपने पुत्र को राज्य देने की शर्त रखी। ये दोनों ही घटनाएं उचित नहीं थी, क्योंकि इससे एक स्त्री की स्वार्थ लोलुपता पर प्रकाश पड़ता है। अतः कालिदास ने महाभारत की इन घटनाओं को यथावत ग्रहण नहीं किया, अपितु दुर्वासा के शाप की अभियोजना की। इस परिवर्तन से उन्होंने राजा के चरित्र को आदर्श बना दिया और एक स्त्री को भी राज्य की लोलुपता में व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए महाकवि ने शकुंतला की पुत्र राज्य प्राप्ति विषयक शर्त को छोड़ दिया है। उन्होंने नायक व नायिका दोनों को आदर्श की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। एक अन्य उदाहरण बेणीसहार नाटक में दुर्योधन का उरुभंग एवं द्रौपदी केश संयमन की घटना है। भट्टनारायण
एक स्त्री को केश पकड़कर अपमानित करने की घटना से व्याकुल हो उठे हैं। वे भीम द्वारा दुर्योधन के उर्वों को तोड़ने की घटना मात्र से शांत नहीं होते, अपितु इससे आगे बढ़कर भीम द्वारा द्रौपदी के केशों का संयमन भी करवाते हैं। यह घटना महाभारत से परिवर्तित है। भट्ट नारायण ने विचार किया कि जिन केशों से घसीटकर द्रौपदी को राजभवन से लाया गया हो, वे केश दुर्योधन के रक्त से धुलने के बाद ही शुद्ध हो सकते हैं। अतः भट्ट नारायण ने महाभारत के इस कथानक को परिवर्तित कर अपने नाटक में प्रयुक्त किया है और इसी घटना के आधार पर उन्होंने अपने नाटक का नाम बेड़ीसहार रखा। शोध प्रबंध का तृतीय अध्याय अध्ययन नाटकों में स्त्री पात्र एवं उनका चारित्रिक मूल्यांकन है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग है रामायण पर आधारित नाटकों की स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण। इसमें सबसे पहले सीता का चरित्र चित्रण किया गया है, जो कि निम्न बिंदुओं में किया गया है। उत्पत्ति एवं वंश परिचय, असाधारण सौंदर्य की स्वामिनी, स्वयंवर एवं प्रतिज्ञा, उच्च पातिव्रत्य प्रेम, उदात्त चरित्र की प्रेरणापूर्ण, प्रकृति की अनन्य उपासिका, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, निर्भीकता, नारी सुलभ लज्जा, भीरुता एवं विनोद प्रियता। अगले स्त्री पात्र में कौशल्या का चित्रण किया गया है, जो कि राजा दशरथ की पत्नी थी। ये आदर्श एवं पतिव्रता पत्नी एवं ममतामयी मां के रूप में चित्रित हैं। ये त्याग, धैर्य, ममत्व, करुणा और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। इनमें सेवा भाव, समर्पण, शालीनता, कर्तव्यपरायणता आदि सभी गुणों का मंजूर समन्वय है। अगली स्त्री पात्र कैकेयी है, जो कि अयोध्या नरेश की पत्नी एवं भरत की मां थी। ये क्षत्रिय वीर ललना थी, जो अपने पति के साथ देवासुर संग्राम में जाती है। ये वात्सल्यमयी थी, लेकिन दूसरों की बातों में शीघ्र आने वाली थी। इसके बाद मंदोदरी का चित्रण किया गया है, जो कि रावण की पत्नी तथा मेघनाथ की मां थी। एक वात्सल्यपूर्ण हृदय वाली ममतामयी मां के रूप में चित्रित की गई है। ये सुंदर, चरित्रवान, नीति कुशल और परामर्शदात्री वीर क्षत्राणी थी। इसके बाद त्रिजटा का चित्रण हुआ है, जो कि विभीषण की पुत्री थी और सीता की सहायिका एवं सच्ची सखी थी, जिसे रावण ने अशोक वाटिका में सीता की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद अरुंधति का चित्रण किया गया है, जो कि पवित्रता का निधान, ज्ञान गरिमा से संपन्न महर्षि वशिष्ठ की धर्म पत्नी थी, जो वात्सल्य, करुणा, सहृदयता, कोमलता आदि गुणों का मधुर संयोजन थी। अगली स्त्री पात्र वासंती है, जो कि सीता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली है। सीता की अभिन्न सखी है, जो कि करुणा, दुख, सुख, प्रेम, स्नेह, क्रोध सभी भावों से युक्त है। ये व्यवहार कुशल, नीति निपुण, उदार मना एवं अतिथि सत्कार परायणा है। अगला बिंदु महाभारत पर आधारित नाटकों की प्रमुख स्त्री पात्रों का ये चरित्र चित्रण है, जिसमें सबसे पहले द्रौपदी का चित्रण किया गया है, जिनको निम्न बिंदुओं में किया गया है। क्योंकि ये द्रौपदी है जो रूपातिशय की प्रधानता थी, इनमें अटूट ईश्वर भक्त थी, परम विदुषी, स्वाभिमान से परिपूर्ण, मंगल कामना चाहने वाली एवं परामर्शदात्री, अतिथि सत्कार परायणा एवं गुरुजनों का सम्मान करने वाली, अधीरता एवं धीरता से युक्त, पतिव्रता, आत्मग्लानि से युक्त एवं शंकालु, स्वाध्याय ढास से रहित एवं आशा की संचालिका थी। अगली स्त्री पात्र भानुमति है, जो कि धार्मिकता से बोध है, पतिव्रता नारी है, पति के लिए दास की वस्तु है, उच्च चरित्र से युक्त, व्यंग्य वचन बोलने वाली, पति का हित चिंतन करने वाली है। अगली स्त्री पात्र गांधारी है, जो कि हस्तिनापुर की कुलवधु है और धृतराष्ट्र की सहधर्मिणी और दुर्योधन की माता के रूप में चित्रित की गई है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति एवं एक अबला, दीनहीन, असहाय मां के रूप में चित्रित की गई है। अगली स्त्री पात्र हिडिंबा है, जो कि घटोत्कच की मां व भीम की पत्नी है। हिडिंबा अस्त्र विद्या में निपुण है और वात्सल्य से परिपूर्ण है। अगली स्त्री पात्र ब्राह्मणी है, जो कि पति परायणा, वात्सल्य से परिपूर्ण, हित चिंतक एवं एक सलाहकार पत्नी के रूप में प्रयुक्त हुई है। अगली स्त्री पात्र शकुंतला है, जो कि अतुलनीय सौंदर्य की सामग्री है,
इनमें नारी सुलभ लज्जा कोमलता से परिपूर्ण है, आदर्श प्रियतमा व तपोनिष्ठ पत्नी है, इनको विद्वानों ने निसर्ग कन्या शकुंतला कहा है। ये शिक्षा एवं कलाओं में श्रेष्ठ है। अगली स्त्री पात्र गौतमी है, जो कि आश्रम की कन्याओं की देखभाल करने वाली शांत प्रकृति की वृद्धा तपस्विनी है, जिसे शकुंतला से विशेष प्रेम है। अगली स्त्री पात्र अनसुईया व प्रेमवदा है, जो कि शकुंतला की सखी के रूप में चित्रित है। इनमें व्यवहार कुशलता, विनयशीलता एवं प्रियवादिता के गुण हैं। अनसुईया गंभीर प्रकृति की विचारशील व दूरदर्शी महिला है, जबकि प्रेमवदा परिहास प्रिय सरल व जिज्ञासु प्रकृति की है। चतुर्थ अध्याय अध्ययन नाटकों की समाज व्यवस्था का सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक अध्ययन है। इसमें 3 बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। तो इस बिंदु में नाटककालीन समाज व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से वर्णन हुआ है। नाटककालीन समाज की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, विवाह व्यवस्था का वर्णन हुआ है। नाटककालीन समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, जिसके कारण समाज का नैतिक स्तर गिर रहा था। तत्कालीन समाज में झूठ, मदिरापान, चोरी, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, स्त्री अपहरण, विधवा स्त्री की दुर्दशा, सती प्रथा, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयां अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। इन सभी का इस बिंदु में वर्णन किया गया है। अगला बिंदु है राजनीतिक अध्ययन। इस बिंदु में नाटककालीन समाज का राजनीतिक रूप से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। राजा राज्य का नेतृत्व किया करता था और अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य प्रदान करता था। राज्य के कुशल संचालन के लिए राजा योग्य, प्रज्ञावान, उचित सलाहकार व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्त करता था। राजा अपने राज्य के गुप्त रहस्यों की जानकारी हेतु गुप्तचर रखा करते थे। राजा अपने संदेश प्रेषित करने हेतु दूत का आश्रय लेते थे। राजा की सेवा में पराक्रमी एवं वीर योद्धा होते थे, जो राजा की आज्ञा पर अपने प्राण देने को तत्पर रहते थे। राजा अपने प्रजा के समक्ष मृदु, कोमल व स्नेह से युक्त रहता था और प्रजा को अपनी संतति मानकर प्रजा का भरण पोषण करता था। वह आवश्यकता पड़ने पर कुमार्गामी व अपराधी व्यक्ति को दंड देकर प्रजाजनों के विवाद सुलझाया करता था। राज परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन था। इसके बाद आर्थिक अध्ययन में अध्याय के तृतीय बिंदु आर्थिक अध्ययन में नाटककालीन समाज का आर्थिक दृष्टि से वर्णन किया गया है। उस काल में कृषि एवं पशुपालन ही व्यक्ति का प्रमुख व्यवसाय थे। पशुधन में गायों का विशेष महत्व होता था। राजा की संपत्ति की प्रचुरता गाय, घोड़े, हाथी आदि पशुओं से मापी जाती थी। पशुओं से व्यक्ति अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण नहीं करता था, अपितु मनोविनोद भी किया करता था। समाज में मत्स्य पालन एवं समुद्र व्यापार प्रचलित था। तत्कालीन समय में विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, ललित कला, भवन निर्माण कला भी पर्याप्त रूप से विकसित थी। भविष्य जानने के लिए ज्योतिष भी मूल व्यवसाय था। उस समय अस्त्र शस्त्र कौशल पर्याप्त समृद्ध एवं दिव्य हुआ करते थे। स्त्री आर्थिक रूप से परतंत्र थी। उसे धन के लिए पुरुष पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वह पुरुष के समान व्यापार नहीं कर सकती थी। पति की मृत्यु के पश्चात उसे संपत्ति का भागीदार नहीं बनाया जाता था, परंतु फिर भी उसे पति के धन के उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता थी। पंचम अध्याय अध्ययन नाटकों में स्त्री संबंधी अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित है, जिसके 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है तत्कालीन स्त्री के मौलिक अधिकार। इसमें निम्न बिंदुओं के अंदर मैंने इसका वर्णन किया है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, वैवाहिक अधिकार, विधवा स्त्रियों के अधिकार, परित्यक्त स्त्रियों के अधिकार, सम्मान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संतान प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसके अलावा जो द्वितीय बिंदु है वो है तत्कालीन स्त्री के कर्तव्य, जिसमें स्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य संतानोत्पत्ति, रक्षा एवं उनका पालन पोषण होता था। धर्म कार्य संपादित करना, पति तथा परिवार की सेवा करना, गृह कार्य संपादन में कुशल, दक्ष, प्रवीण होना, पति के पुरुषार्थों को पूर्ण करने में सहायता,
इसके अलावा स्त्री को पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करने वाली भी होना चाहिए, जिसके अनुसार किसी भी अवस्था में उसे पर पुरुष पर आकर्षित न होने वाली, मनसा वाचा कर्मणा सभी दृष्टि से शुद्ध, पति के दुराचारी तथा पतित होने पर भी उसे देवता मानकर उसकी पूजा करने वाली, पति के विपत्ति में ग्रसित होने पर या रोग से पीड़ित होने पर एक ढाल बनकर पति के हर कष्ट व पीड़ा को दूर करने वाली, पति की आज्ञा की अवहेलना न करने वाली, स्वेच्छा से कोई कार्य संपादित न करने वाली, पति से अपने गोपनीय व अन्य प्रसंगों को न छुपाने वाली, सर्वदा प्रसन्न रहने वाली, पति की आमदनी के अनुसार व्यय करने वाली, पति के प्रति अपने मन में दुर्भावना न रखने वाली होना चाहिए। इसके बाद छठा अध्याय है अध्ययन नाटकों की स्त्री का समाज को प्रत्येक स्त्री के मानसिक संवेग एवं अध्ययन नाटकों में प्रेरणादायक तत्व। पहला बिंदु है स्त्री का समाज को प्रत्येक। अध्याय में स्त्री का समाज को प्रत्येक निम्न शीर्षकों में विवेचन किया गया है, जिसमें स्त्री का समाज को प्रत्येक एक जन्मदात्री के रूप में, अध्ययन नाटकों में सीता, शकुंतला, हिडिंबा सभी स्त्रियां श्रेष्ठ मां के उदाहरण हैं। सभी स्त्रियों के पति के परित्याग करने पर भी विषम परिस्थिति में अकेली रहती हुई अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। हिडिंबा ने घटोत्कच को इस प्रकार संस्कारित किया कि उसमें सभी श्रेष्ठ गुण संस्कारित हो गए। उसने घटोत्कच को वीरता, ओजस्विता एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। अभिज्ञान शकुंतला ने अपने पुत्र में निडरता व चंचलता की भावना प्रवाहित की, जिसके कारण सर्पदमन सिंह शावकों के दांत गिना करता था। अगला बिंदु है स्त्री का समाज को प्रत्येक एक पुत्री के रूप में, जिसमें द्रौपदी, सीता, शकुंतला उदाहरण है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्त्री का समाज को प्रत्येक एक प्रेमिका के रूप में, जिसका उदाहरण शकुंतला को दिया जा सकता है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक पत्नी के रूप में, द्रौपदी, सीता, शकुंतला श्रेष्ठ पत्नी के रूप में चित्रित हुई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक सखी के रूप में, अनसुईया, प्रेमवदा, वासंती श्रेष्ठ सखी के रूप में चित्रित हुई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक दासी या सेविका के रूप में, दुष्यंत की परिचारिकाओं के रूप में, अनुमति, द्रौपदी व सीता की सेविकाओं के रूप में दासी व्यक्त हुई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक विध्वंसक रूप में, सीता, द्रौपदी, मेना विध्वंसक रूप में चित्रित हुई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक क्षमादात्री के रूप में, सीता, शकुंतला क्षमा की प्रतिमूर्ति कही गई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक साम्राज्ञी के रूप में, सत्यवती, द्रौपदी आदि साम्राज्ञी के रूप में चित्रित हुई है। स्त्री का समाज को प्रत्येक एक सपत्नी के रूप में, जिसमें द्रौपदी सपत्नी के रूप में व्यक्त की गई है। इसके बाद जो द्वितीय पॉइंट है वो स्त्री के मानसिक संवेग है। मानसिक संवेग व्यक्ति के मन में होने वाले वे परिवर्तन हैं जो व्यक्ति के बाहरी वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। मानसिक संवेगों में भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, आश्चर्य, आमोद, आनंद, उल्लास, स्नेह, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सम्मिलित है, जिनके कारण व्यक्ति के मन के भाव बदलते रहते हैं और यह उसी संवेग के अनुसार व्यवहार करने लगती है। स्त्री के मानसिक संवेग स्त्री के मन की दशा पर निर्भर करते हैं। स्त्री के बाहरी वातावरण, परिस्थिति एवं घटना के अनुसार स्त्री की मानसिक दशा में जो परिवर्तन आते रहते हैं उन्हें स्त्री के मानसिक संवेग कहते हैं। नाटककालीन स्त्रियों के संवेगों का वर्णन निम्न शीर्षकों में किया गया है: भय, क्रोध, स्नेह, दुख, कष्ट अथवा विचार, सुख, हर्ष, उल्लास एवं आमोद, परिहास, लज्जा, कौतूहल, शंका, संभ्रम। इसके बाद छठवां अध्याय का तृतीय बिंदु है अध्ययन नाटकों में प्रेरणादायक तथ्य। किसी भी घटना या जीवन चरित्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वह सकारात्मक घटना को घटित होते देखता है तो वह अपने जीवन को आनंददायी बनाए रखने के लिए उसे अपने जीवन में अपनाना चाहता है, और नकारात्मक घटना या चरित्र को घटते हुए देखता है तो मनुष्य उसकी हानियों पर विचार करता हुआ अपने जीवन से ही नहीं वरन समाज से भी उसे निकालने का प्रयास करता है।
अतः अध्यय नाटकों के पात्रों के जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं से मानव जीवन के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। इन नाटकों से मिलने वाली प्रेरणा का निम्न बिंदुओं में वर्णन किया गया है। स्त्रियों का आदर सीता व द्रौपदी के चरित्र से, मृगया का परित्याग दशरथ के चरित्र से, दूत का परित्याग युधिष्ठिर के चरित्र से, स्वच्छंद प्रेम का परित्याग शकुंतला के चरित्र से, कठोर वाणी का परित्याग द्रौपदी के चरित्र से, कुसंगति का परिणाम दुर्योधन व कैकेयी के चरित्र से, अति स्नेह का परित्याग दशरथ के चरित्र से, एक पत्नी निष्ठता का आदर राम के चरित्र से और प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा शकुंतला के चरित्र से समझी जा सकती है। सप्तम अध्याय अध्यय नाटकों में सूक्ति वचन एवं संवाद योजना है। इसमें प्रमुख सूक्तियों को, स्त्री से संबंधित प्रमुख सूक्तियों को और संवादों का चित्रण किया गया है। पहला पॉइंट प्रमुख सूक्ति है। स्पष्ट, चतुरता युक्त, सुंदरता एवं चमत्कार पूर्ण जो वाक्य बोला जाए वही सूक्ति कही जाती है। अध्यय ग्रंथों में यत्र तत्र अनेक सूक्तियां मिलती हैं। इनमें से अध्यय नाटकों में ऐसी कई सूक्तियां हैं जो स्त्रियों के संबंध में प्रयुक्त हुई है, जिससे समाज में स्त्रियों के स्तर की समुचित जानकारी मिलती है। अध्यय नाटकों में समाज की स्त्रियों के प्रति विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाली कई सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से कुछ का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे वैणी सहार की ये सूक्ति है कि अकुशल दर्शना अपि स्वप्ना देवानां प्रशंसया कुशल परिणामा भवन्ति इति श्रूयते। तो वैणी सहार में चेटी के उक्त संवाद से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में शकुन शास्त्र संबंधी धारणाएं प्रचलित थी। यदि स्त्रियां अमंगलकारी स्वप्न देख लेती थी तो धर्म की प्रशंसा, देवताओं की स्तुति, पूर्वा दधि, नदियों का जल आदि मंगल पदार्थों का स्पर्श या ब्राह्मणों को दान देने से अमंगल का नाश मानती थी। दूसरी सूक्ति है अवश्यम च स्त्री वधो न कर्तव्य है। अभिषेक नाटक की उक्त सूक्ति संदेश देती है कि नाटककालीन समय में स्त्री वध नहीं किया जाता था। स्त्री वध करना पाप माना जाता था। उक्त प्रसंग में रावण क्रोधांत हो सीता को अपनी तलवार के प्रहार से मारने का प्रयास करता है। रावण का मंत्री रावण को धर्म शास्त्रों में प्रसिद्ध स्त्री वध निषेध संबंधित उक्ति का स्मरण कराकर एक स्त्री के वध से रोकता है। अगली है अहो मुग्धत्वम अबलानाम। वैणी सहार की उक्त सूक्ति के माध्यम से स्त्रियों के भोलेपन एवं सरल स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है। उक्त प्रसंग में जयद्रथ की माता व दुश्शला अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर दुखी होकर अश्रु बहाती है। दुर्योधन की इन स्त्रियों की दीन दशा को देखता हुआ स्त्रियों के भोलेपन का उपहास उड़ाता है और उन्हें दुखी होने व रोने से मना करता है। अगली है न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदत स्नेहो अप्येतेषु। अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्त सूक्ति से नाटककालीन स्त्रियों का प्रकृति प्रेम ज्ञात होता है। यहाँ शकुंतला सखियों के पूछने पर बताती है कि वह वृक्ष सिंचन में के द्वारा अपने पिता कंदी की आज्ञा का ही पालन नहीं करती, अपितु वह वृक्षों से सहोदर जितना प्रेम ही करती है। निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वनेच। प्रतिमा नाटक की उक्त सूक्ति में राम वन गमन करते समय पूर्ववासियों से कहते हैं कि आप अश्रुयुक्त आंखों से सीता को निशंक भाव से देखें, क्योंकि यज्ञ, विवाह, आपत्ति तथा संकट के अवसर पर तथा वन में स्त्रियों को देखना निर्दोष माना गया है। अतः स्पष्ट है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों के प्रति मातृभाव के कारण पुरुषों को पर स्त्री को देखना पाप समझा जाता था। अगली सूक्ति है पतिव्रतामयम ज्योतिर अनभिभवनीयम ज्योतिरनंतरे। बाल रामायण में अलका नंदी द्वारा कथित उक्त सूक्ति से ज्ञात होता है कि पतिव्रता रूपी तेज सभी तेजों से अधिक श्रेष्ठ होता है। उसके सामने अग्नि का तेज भी क्षीण हो जाया करता है। दशानन वध के अनंतर जानकी की अग्नि परीक्षा के अवसर पर अलका सीता रूपी तेज पुंज की परीक्षा लेते समय आश्चर्य व्यक्त करती है। बहुवल्लभा राजानः श्रूयते। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनसुईया द्वारा कही गई उक्त सूक्ति के माध्यम से नाटककालीन समय में प्रचलित बहुविवाह की प्रथा का विवरण मिलता है। इस रूपेण स्त्रियः कथयन्ते प्राक् प्रणेतु पुरुषः।
पंचरात्र में भीम द्वारा अभिमन्यु को बंदी बना लिए जाने पर सूत भीष्म से युद्ध के उस समय का चित्रण करते हैं कि मैं उस पुरुष के रूप का वर्णन करूं अथवा पराक्रम का। तो भीम उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के रूप का वर्णन किया जाता है एवं पुरुष के पराक्रम का। अतः कहा जा सकता है कि उस काल में स्त्री व पुरुष के क्रमशः रूप व पराक्रम को वर्णन योग्य समझा जाता था। यान एवं गृहिणी पदम युगतयो वामः कुलस्यते। नाटककालीन समय में स्त्रियां विवाह के पश्चात गृह लक्ष्मी के पद को सुशोभित करती थी और स्त्री धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा व समर्पण से करती थी। स्त्री धर्म के प्रतिकूल आचरण करने पर स्त्रियां अपने वंश की मानसिक व्यथा का कारण बनती थी। उक्त प्रसंग में कर्ण शकुंतला को पति गृह में करने योग्य आचरण की शिक्षा प्रदान करते हैं और प्रतिकूल आचरण करने पर स्त्रियों को मानसिक व्यथा का कारण मानते हैं। अगली सूक्ति है सतेमपि ज्ञाति कुलेन संशयाम जनो अन्यथा भरतमती में शंकते। अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्त सूक्ति नाटककालीन सामान्य लोक द्वारा नाटककालीन सामान्य लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। इस लोक व्यवहार के अनुसार विवाहिता स्त्री को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। पति के साथ रहने के अभाव में चरित्र युक्त होने पर भी जनमानस उसके चरित्रहीन होने की आशंका करता है। उक्त प्रसंग में शारंग्रभ राजा के द्वारा छोड़ी शकुंतला को लक्ष्य कर उक्त कथन कहता है और परित्यक्त शकुंतला को राजा के पास ही छूट जाता है। अगली सूक्ति है स्त्रियों दुख सहाय। कुंदमाला की उक्त सूक्ति में जानकी लक्ष्मण को नारियों का महत्व स्पष्ट करती हुई कहती है कि सभी संबंध तो केवल सुख में सहायक होते हैं, एकमात्र स्त्री ही होती है जो पुरुष के दुख में सहायक होती है। इसके बाद अगला बिंदु है संवाद योजना। अध्याय की इस बिंदु में स्त्रियों से संबंधित विचारों व भावनाओं को प्रकट करने वाले प्रमुख संवादों का विवेचन किया गया है जो तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में स्त्री के मन और संवेदनाओं को दर्शाते हैं, साथ ही स्त्री की दशा और दिशा का भी स्पष्ट संकेत करते हैं। कुछ संवाद द्रष्टव्य हैं। पहला है शकुंतला उत्तिष्ठ आर्यपुत्र है नूनम मे सुचरित प्रतिमंदकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणामाभिमुखम आसीत् येन सानुघोषो अप्यार्यपुत्रो मयि विरसः संप्रतः। उक्त संवाद द्वारा नाटककालीन स्त्री की उदारता व क्षमाशीलता विशेषतया दृष्टिगत होती है। राजा ने शकुंतला से गुप्त प्रेम व गांधर्व विवाह करके उसे त्याग दिया है। उधर शकुंतला ने राजा के अभाव में वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया है। राजा को जब अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वह शकुंतला के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है तो शकुंतला एक क्षण में राजा द्वारा दिए कष्टों को भूल जाती है और राजा को सहजता से क्षमा कर देती है। क्षमा ही नहीं करती अपितु वह संपूर्ण दोष अपने भागी को देती हुई कहती है कि यह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल था जो इतने दयालु होते हुए भी आपने मेरा परित्याग कर दिया। अतः स्पष्ट है कि तत्कालीन समय में स्त्रियां उदारता एवं क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति हुआ करती थी। राजा अगली संवाद है राजा प्रतिग्रह अर्जुन गो ग्रहण विजय शुल्कार्थम प्रतिग्रहताम उत्तराम। पंचरात्र में विराट के उक्त कथन से ज्ञात होता है कि पुरुष के लिए स्त्रियां एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ विराट गोग्रहण विजय के शुल्क के प्रतिदान स्वरूप अपनी पुत्री उत्तरा को पितृतुल्य अर्जुन को समर्पित कर देता है। वह यह भी नहीं विचार करता कि अर्जुन व उत्तरा के वय में पिता व पुत्री जितना अंतर है। उत्तरा की इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं था। उससे यह तक नहीं पूछा गया कि उसे पति के रूप में अर्जुन चाहिए या अभिमन्यु। स्त्रियों को तो सदैव पुरुषों की इच्छा की अनुगामी बनकर पुरुषों की कठपुतली बनना पड़ा है। सीता अगला संवाद है सीता निवर्तितम सवनम उपासिता संध्या बुद्धो मुत्वह अवगाहिता भगवती भागीरथी उद्दिश्य मम प्रतिपन्ना स्वहस्त ग्रथिता कुंदमाला समर्पिता इदानीमहं उन्नत गंभीर शीतल लता जालम प्रविश्य अतिथि जनोपस्थान योग्यानि कुसुमान्य अवचिनोमि। कुंदमाला के उक्त संवाद
संवाद में परित्यक्त व एकाकी जीवन व्यतीत करती हुई एक स्त्री की दिनचर्या का वर्णन हुआ है। पति से परित्यक्त होकर स्त्री किसी पर पुरुष का अनुगमन कर भौतिक भोग विलासों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करती थी, अपितु वन में सात्विक जीवन का पालन करती थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर हवन संपादित करती थी। गोमती व भागीरथी जैसी पवित्र नदियों की सेवा कर पुष्प समर्पित करती थी और अतिथियों के सम्मानार्थ पुष्पों का चयन करके पूजा करती थी। सीता इन सभी विशेषताओं से पूर्णतया युक्त थी एवं वन में गुप्त दिनचर्या को बिताते हुए अपने परित्यक्त जीवन का निर्वहन कर रही थी। अगला है सीता हादिक हादिक ममा धन्याया कृत एवं अधिक्षिप्यत आर्यपुत्र है। कुंतमाला के इस संवाद में यदि गुरुजन स्त्री के पति को अनुचित कार्य के लिए अपमानित करें तो स्त्रियों का मन संतापित हो उठता है। वे किसी अन्य द्वारा पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती है, उसके लिए भी स्वयं अपने आप को ही दोष देती है। वाल्मीकि द्वारा राम को अपमानित करने पर सीता का कोमल मन तड़प उठता है और वे अपने भाग्य को दोष देती हैं कि मेरे कारण स्वामी अपमानित किए जा रहे हैं। और भी एक कृत प्रवेश निश्चया न रोहिणी। दुर्योधन की पत्नी कौरवी के उक्त कथन से याद होता है कि पत्नियां स्वयं के स्वामी के साथ सती होती थी। कौरवी अपने मरणासन्न पति दुर्योधन से कहती है कि मैं आपकी मृत्यु पर शोक नहीं रोऊंगी क्योंकि मैं आपके साथ सती होंगी। अतः तत्कालीन समय में विधवा स्त्री का सती होना गौरवशाली माना जाता था। द्रौपदी आर्य कुरु दारु संचम प्रज्वालकाम चिता त्वरते में हृदयम नाथम प्रेक्षितुम। ब्रेडी साहब में द्रौपदी के उक्त संवाद में जानकारी मिलती है कि पति के निधन के पश्चात नारियां सती होना अपना पुनीत कर्तव्य समझती थी। वे पति के बिना प्राण धारण करना नहीं चाहती थी। उक्त कथन द्रौपदी का है जो भीम की मृत्युपरांत युधिष्ठिर से चिता प्रज्वलित करने को कहती है। वह भीम के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती है। बंदी इहि सदसी राधाम ये शरण्याम करोति स्मर विजय पताका द्रौपदी तत्कलत्रम। प्राचीन समय में स्वयंवर कहने मात्र को स्वयंवर होता था। इसमें स्त्री को स्वेच्छा से स्वयं के वर का वर्ण करना था, परंतु वस्तुतः स्त्री इससे भिन्न थी। उक्त संवाद बाल भारत में द्रौपदी की स्वयंवर सभा का है, जहाँ स्वयंवर सभा में एक घूमती हुई मछली लटकाई जाती है। वर को पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। इसी प्रतिबिंब को देखकर वर को घूमती हुई मछली की आंख में लक्ष्य साधना था। लक्ष्य भेद करने वाले के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। उस पुरुष के गुण, अवस्था, चरित्र, संपन्नता पर विचार नहीं किया जाता था। स्त्री को अपना संपूर्ण जीवन उसी के साथ समायोजित करना था। अतः स्पष्ट है कि स्त्री विवाह के विषय में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। अंत में निष्कर्ष कि प्रस्तुत शोध प्रबंध के आधार पर ये निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं कि प्राचीन काल की अनेक परंपराएं एवं व्यवहार वर्तमान में प्रचलित नहीं है, यथा सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा, राजतंत्र आदि। तथापि वर्तमान युग में भी स्त्री के समक्ष अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रश्न वही खड़े हैं। स्त्री सम्मान तथा आदर के प्रश्न आज भी एक ज्वलंत समस्या है। स्त्री के मानवीय स्वरूप में आज भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। प्राचीन काल की भांति आज भी वह भोग्या एवं पुरुष संरक्षणीय है। शैक्षणिक अभ्युत्थान, राजनीतिक कौशल, राजनीति प्रवीणता एवं अनेक कलाओं में स्त्री की दक्षता एवं सामर्थ्य ज्ञात होती है। परित्यक्त, विधवा, वैश्या जैसी स्त्री विशेषण समाज में प्रचलित थे। प्राचीन काल में स्त्री का कोई आर्थिक योगदान दिखाई नहीं देता। स्त्रियों का संपूर्ण जीवन गृह कार्य संपादन में ही निहित था, किंतु वर्तमान में स्त्री आत्मनिर्भर हुई है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान कर रही है। तथापि जहाँ भी संभव होता है उसका प्रदेश, धन एवं सम्मान वर्तमान में कम आंका जाता है। यद्यपि प्राचीन समाज पुरुष प्रधान समाज था, तथापि कन्या भ्रूण एवं कन्यावध के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था। परंतु वर्तमान में विज्ञान के विकास के साथ यह एक बड़ी विसंगति के रूप में सामने आया है। प्राचीन
कुलों में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, जहां उसके पराक्रम अथवा धन से वर का मूल्य आंका जाता था। प्राचीन समय में पुरुष का बहुविवाह विधि सम्मत था, वर्तमान में नहीं है। और प्राचीन समय में स्त्री जीवन पर्यंत एक पुरुष की ही पत्नी हो सकती थी, चाहे वह कितना ही दुराचारी पतित क्यों न हो, उसे पत्नी को छोड़ने का अधिकार नहीं था। किंतु वर्तमान में अगर पति चरित्रहीन, दुराचारी, पतित, नपुंसक व अयोग्य है तो उससे विवाह विच्छेद कर सकती है। प्राचीन समय में स्त्रियों के चरित्र का मापदंड अत्यधिक उच्च, मानक एवं आदर्शवादी रखा गया था। यदि कोई त्रुटि, अपहरण, बलात्कार आदि घटित हो तो वह स्त्री त्याज्य मानी गई है। वर्तमान में इन नियमों में शिथिलता आई है। धन्यवाद।